ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम कुमार एक बार पुनः भूगोल की कक्षा में उपस्थित हो चुका हूँ। इससे पहले कि आज की कक्षा की शुरुआत करें, थोड़ा नज़र डालते हैं पहले की कक्षाओं पर। तो पहले की कक्षा में हम लोग जल संसाधन पढ़ रहे थे और जल संसाधन में हमने जल संसाधन और इसके मानव जीवन में महत्व की चर्चा कर चुके हैं। हमने चर्चा किया है जल संसाधन के स्रोत क्या क्या हैं, जिसमें हम लोगों ने भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, महासागरीय जल और वायुमंडलीय जल की चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हम जल के वितरण और जल के उपयोगिता पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा शुरू करें उससे पहले एक भूल सुधार कर लेते हैं। कल की कक्षा में जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे, और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो ये जो रेखा है ना, इसको हमने कर्क रेखा भूलवश बोल दिया था। ये कर्क रेखा ना हो करके भूमध्य रेखा है। तो ये स्पष्ट हो गया। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। क्या हुआ कि आदिकाल से हम लोग प्राचीन समय में भी तालाबों में, नदियों में या झीलों में बांध बना करके या वो एक मिट्टी का जो है एक ऊंचा बना करके पानी को रोक करके उसका उपयोग सिंचाई व्यवस्था में करते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत को अर्थव्यवस्था में स्वनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारी योजनाएं बनी। उन्हीं योजना में एक योजना था नदी घाटी परियोजना। और उसका उद्देश्य क्या क्या था? इस नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण। ये जो बाढ़ आती है इसका नियंत्रण करना। मान लीजिए कि ये नदी है, ऐसे करके बह रही है, और नदी घाटी परियोजना में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे बांध बना देते थे, है ना। तो ये नदियाँ, ये पानी बह रही है ऐसे करके, और यहाँ पे हमने बांध बना दिया। इससे क्या हुआ, इस पानी को हमने रोक लिया। तो हम कहने लगे कि इस पानी पर हमारा कंट्रोल हो गया। हम जब मन हो तब पानी छोड़ेंगे, जितना मन होगा उतना पानी छोड़ेंगे। तो इससे बाढ़ की समस्या निपट जाएगी। मृदा अपरदन पर रोक। मृदा अपरदन के बारे में हम लोग भूमि संसाधन में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल देख लें। मृदा अपरदन यानी नदियाँ मृदा की कटाव करती है, ये आपको पता ही होगा अगर आपने नदियों को देखा होगा। तो इस नदी घाटी परियोजना से क्या होगा, मृदा अपरदन पर रोक लगेगा। तीसरा जो इसका गुण बताया गया, ये बताया कि पेय एवं सिंचाई हेतु जला आपूर्ति, यानी कि पीने के लिए और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हो जाएगी। हम रोक के यहाँ जल जमा कर लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, छोटे छोटे नहर बना करके खेतों तक पानी पहुँचा देंगे। क्योंकि यहाँ रोकेंगे जल को तो यहाँ जमा हो जाएगा, और जैसे ही जमा होगा तो जो नली बनाएंगे हम, इसमें पानी आ जाएगा और हम सिंचाई व्यवस्था कर लेंगे। उसके बाद विद्युत उत्पादन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे चुंबकीय गुण में विद्युत कैसे चुंबक से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पानी चूँकि यहाँ पे टरबाइन लगा देंगे, और जैसे ही पानी गिरेगा तो टरबाइन घूमेगी। इस आधार पर हम लोग यहाँ से विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं इस नदी घाटी परियोजना के तहत। तो एक फ़ायदा हो गया विद्युत उत्पादन। इसके अलावा यहाँ जो जल जमा करके रखेंगे, इस जल को सीधे उद्योगों के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि कल कारखानों में पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक ये भी फ़ायदा हुआ। परिवहन मतलब पानी में चलने वाले जो जहाज वगैरह है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का साधन हम इससे कर सकते हैं। मनोरंजन, जैसे कि नौका विहार वगैरह, यहाँ जल जमाव रहेगा तो नौका विहार वगैरह, नाव से घूमना, ये सब मनोरंजन भी उसमें शामिल हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण,
समुद्री जल जीव को का संरक्षण भी होगा इससे, और मत्स्य पालन आदि के लिए ये नदी घाटी परियोजना का नींव रखा गया। और इन्हीं सब इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, इसीलिए इस नदी घाटी परियोजना का ही नाम क्या रख दिया हमने, बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये परियोजना बनाई गई है, इसीलिए इस परियोजना का नाम हमने क्या रख दिया है, बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना के बारे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहाँ तक कहते थे, इतने सारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो यहाँ तक कहते थे कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है या नदी घाटी परियोजना है, इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में, तो आपको याद रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसे कहा गया कि ये आधुनिक भारत का मंदिर है। किसे कहा, बहुउद्देशीय परियोजना को किसने कहा, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अब जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चर्चा हुई तो हमारे मन में सवाल ही होगा कि एक दो उदाहरण सर आप बता देते तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं हम भी कि बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ कहाँ है नदी घाटी परियोजना। यूँ तो 60 से 65 के आसपास बहुउद्देशीय परियोजना अपने देश में है, लेकिन उतना बताना चूँकि संभव नहीं है, तो जो जो आपके लिए प्रमुख होगा और परीक्षाओं में आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पर देखते हैं कि कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। इसको आप निश्चिंत रूप से कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे, क्योंकि ये परीक्षाओं में सीधे सीधे आ सकता है। ना सिर्फ 10th के परीक्षाओं में, आगे जब भी आप तैयारी करेंगे कंपटीशन वगैरह का, उसमें भी ये आपको काम आने वाला है। तो पहला है हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना। ये क्या है, सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। उसके बाद दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना। ये किस नदी पर है, दामोदर नदी पर। और तीसरा है हीराकुंड बांध परियोजना, और ये जो है ये किस नदी पर है, महानदी पर, है ना। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया, महानदी पर। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध परियोजना, ये किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। कोसी परियोजना जो अपने बिहार से रिलेटेड है, ये किस नदी पर है, कोसी नदी पर। वान सागर परियोजना ये भी बिहार से ही है, सोन नदी पर, पटना के आसपास सोन नदी है, वहाँ वान सागर परियोजना। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। तो निश्चित तौर पर इसको आप नोट कर लें, नहीं होता तो वीडियो पॉज करके रोक करके नोट कर ले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और ये भी याद रखना है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, बहुउद्देशीय परियोजना को। अब जब हम बहुउद्देशीय परियोजना की चर्चा करते हैं तो आपको लगता है कि इतने सारे फायदे हैं, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक उसी तरह से इसका भी साइड इफ़ेक्ट कुछ दिनों के बाद होना शुरू हो गया था। और इसका साइड इफ़ेक्ट कैसे आया कि ये जो जिस बाढ़ नियंत्रण के लिए इसको हमने बनाया था, इसी के कारण बाढ़ आने लग गया। अब आपके मन में सवाल होगा कैसे बाढ़ आया, आप तो कह रहे थे सर अभी बाढ़ नियंत्रण होगा। हमने क्या किया, इस नदी घाटी परियोजना के तहत क्या किया, नदियों के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया। जो वो पहले बहती थी उसको मैंने क्या किया, रोक दिया। अब रोक दिया तो यहाँ इस साइड जैसे इधर से इधर नदियाँ बह रही है, मतलब आप ये देख लीजिए इधर से इधर बह रही है ना। तो यहाँ पे हमने बांध बनाया और इसको पानी को रोक दिया। तो जब तक पानी यहाँ पे हमारे उपयोग लायक है जमा, तब तो ठीक है। अन्यथा हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गेट होता है, फाटक, बैराज जिसको कहते हैं, वो खोल देते हैं और पानी आगे चली जाती है। तो ये क्या किया, अब लिमिट में तो है पानी, तब तो सही है, बहुत अच्छा। लेकिन आपको याद होगा कि जब भी बाढ़ आता है बिहार में तो कहा जाता है कि नेपाल से पानी कोसी में छोड़ दिया गया, नेपाल बैराज से छोड़ दिया गया और बाढ़ आ गई। तो यहाँ जब पानी अनलिमिटेड हो जाता है बरसात के मौसम में, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि इस क्षेत्र के लोग डूबने लग जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। तो सर इसमें गलत क्या है, गलत कुछ नहीं है। यहाँ जो पानी जमा हो जाता है ना, और जमा पानी को एक ही बार अगर छोड़ देते हैं तो उसमें इतना रफ्तार होता है कि
कि ये नदी को तो भर ही देते हैं, इसके आसपास के इलाके को डुबो ले जाते हैं, बहा ले जाते हैं, और इससे ज़्यादा प्रलयकारी कुछ भी नहीं होता है। इसका एक और कारण है, ये जो तलछट होते हैं ना नदियों के, जो गाद अपने साथ नदी लेकर के आते हैं, यहाँ चूंकि रुकावट हमने पैदा कर दिया है तो ये तलछट जो है जम जाता है नीचे में। ऐसे में क्या होता है, जलीय जीवों का प्रजनन और विकास का क्रम रुक जाता है और ये जलीय जीव विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से इस नदी घाटी परियोजना का विरोध होना भी शुरू हो गया। और जब हम इस विरोध की बात करेंगे तो इसका विरोध के रूप में हम दो उदाहरण लेंगे। एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिक्र, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन। टिहरी आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। जब हम इस बहुउद्देशीय परियोजना का विरोध होना शुरू हुआ, इसका जिक्र करेंगे तो जिक्र आएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन। अब आपके मन में बिल्कुल सवाल सही ही उठ रहा है कि ये नर्मदा बचाओ आंदोलन आखिर है क्या। पिछले बार भी हमने चर्चा किया था संसाधन भारत संसाधन एवं उपयोग वाले चैप्टर में, तो हमने पढ़ा था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया था। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया। तो जब बांध बन रहा था तो यहाँ ज़मीन चाहिए होती है सरकार को, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे किसान और गरीबों की ज़मीन ली गई और उसको क्या किया, अच्छा से मुआवजा नहीं दिया गया। वो किसान के घर गांव को तोड़ दिया गया और वो उसको विस्थापित कर दिया गया, उसको पूरा मुआवजा नहीं दिया गया, ऐसा कहा जाता है। और पूरा मुआवजा नहीं दिया गया। और दूसरी बात क्या हुई, इस नदी घाटी परियोजना से उन लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो सर इतना फ़ायदा जो आप ऊपर गिना रहे थे वो क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, लेकिन इन लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ जिनका घर उजड़ गया था। इनसे फ़ायदा हुआ पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को और बड़े बड़े किसानों को, लेकिन इन बेचारे छोटे छोटे लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं, मुआवजा भी नहीं हुआ, इनका गांव भी उजड़ गया और इनको कुछ इस परियोजना से लाभ भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में इसमें असंतोष होना लाजमी है और एक खाई बन गई अमीर और गरीब, अमीर वर्सेस गरीब की लड़ाई हो गई और ये लोग जो हैं, विस्थापित लोग जो हैं, समूह होकर के इस नदी घाटी परियोजना का विरोध करने लगे। ठीक इसी तरह से टिहरी आंदोलन में भी हुआ था। तो अब आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा कि ये नदी घाटी परियोजना में नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन क्या है। अब जब हम लोग जल संसाधन के उपयोग के बारे में पढ़ रहे थे पिछले कक्षा में, तो हमने देखा कि किस तरह से जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, जलों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और जल जो है की उपलब्धता कम होती जा रही है। ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि आने वाले समय में जल संकट आने वाली है। तो एक शब्द आया जल संकट। अब एक सवाल है इसके साथ जुड़ा हुआ कि ये जल संकट क्या होता है। तो इसके बारे में एक समझिए। स्वीडन जो है, स्वीडन एक देश है, यहाँ के एक विशेषज्ञ था फॉल्कन मार्क, इसको याद रखिएगा, फॉल्कन मार्क। इन्होंने क्या कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति पर 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होगा तो जल संकट होगा। 1000 घन मीटर का मतलब अगर आप लीटर में बदलें तो 10 लाख लीटर हो जाता है। कैसे होता है ये मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैथमेटिकल पॉइंट है, आप लोग मैथ में इसको डील करिएगा। तो स्वीडन के जो विशेषज्ञ थे फॉल्कन मार्क, ध्यान रखिएगा नाम फॉल्कन मार्क, इन्होंने क्या कहा कि प्रति व्यक्ति पर कितना घन मीटर कम होना चाहिए, कितना घन मीटर जल होना चाहिए, 1000। यदि इससे कम घन मीटर जल की उपलब्धता है तो हम मान लेंगे कि जल संकट आ गया है।
अब इसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी के घर में इतना होना चाहिए, मतलब अगर कृषि कार्य को लें, उद्योग कार्य को लें, मतलब पूरा लें और जितना जल उपलब्धता है उसको पूरी जनसंख्या से भाग करें तो इतना आना चाहिए प्रति व्यक्ति पर, और इतना अगर नहीं आ रहा है मतलब जल संकट है। आखिर ये जल संकट क्यों होता है, इसका क्या कारण है? कारण इसका है, बहुत सारे कारण हैं जिसमें से कुछ प्रमुख की चर्चा हम लोग करेंगे। पहला है असमान वितरण। जब हम जल के वितरण के बारे में पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि जलों का वितरण किस तरह से असमान है। पहले तो भूपृष्ठीय जल की असमानता है, हर जगह नदी नहीं है, अगर नदी भी है तो भूस्थलीय ढांचा ऐसा है कि हम उसको सेविंग नहीं कर पाते हैं। भूगर्भीय जल में भी वही स्थिति है। हमने पढ़ा था कि यूपी में 16% के आसपास भूगर्भीय जल का 16% केवल और केवल उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर वाले राज्य में बहुत कम है, पहाड़ी इलाकों वाले राज्य में बहुत कम है। तो स्वाभाविक है कि जिन राज्यों में ये जो भूगर्भीय जल या भूपृष्ठीय जल बहुत कम होगा वहाँ पे जल संकट की स्थिति उत्पन्न तो होगी ही होगी, है ना। दूसरा है मौसमी परिवर्तन। और ये जो आप वायुमंडलीय जल के बारे में पढ़ रहे थे, जो वर्षा से होता है, जिसका स्रोत वर्षा है, और वर्षा का तो कोई भरोसा नहीं है कि हर साल वर्षा अच्छा ही होगा, और जिस साल वर्षा नहीं होता है उस साल सूखा की स्थिति आ जाती है और कई सारे राज्य जो है त्राहिमाम करने लगते हैं। अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, और इसीलिए इसके कारण भी मौसमी परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन हो जाने से भी जल संकट उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब हुआ, ये जो कई बार हम क्या देखते हैं कि किसी क्षेत्र में बहुत सारा जल है लेकिन फिर भी वहाँ पे जल संकट उत्पन्न हो गया है। ये जनसंख्या घनत्व के कारण होता है। मान लीजिए कि ये एक गांव है या शहर है, ये एक शहर है, हाँ? यहाँ पे क्षमता है कि 100 लोग रहें, 100 लोगों की रहने की, ऐसे करके लोग बना देते हैं, 100 लोगों की रहने की क्षमता है यहाँ पे इसमें, और यहाँ पे पानी भी लगभग 100 लीटर है या 1000 लीटर है, समझ लीजिए 1000 लीटर पानी है ना। तो पर्याप्त मात्रा में पानी है इस 100 लोगों के लिए। 10-10 लीटर सभी लोगों पर है, मतलब पर्याप्त मात्रा में है, समझ लीजिए। ऐसे एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे 10 लीटर पानी पर्याप्त नहीं होता है एक आदमी पर, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, 10 लीटर पानी पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन अगर इसी जगह पर 100 के जगह 500 लोग आकर बसने लगे, 500 लोग आकर बसने लगे और पानी इतना ही है, मतलब अभी पानी यहाँ पे पर्याप्त था लेकिन जनसंख्या घनत्व इतने ही दूर में बढ़ गया तो पानी का डिमांड बढ़ेगा, मतलब जल संकट उत्पन्न होगी। मान लीजिए कोई शहर है तो शहरों में ज़्यादा जल संकट इसीलिए भी होती है कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, किसी व्यापारिक कारण से या औद्योगिक कारण से लोग शहरों में जाकर थोड़े ही ज़मीन में बहुत ज़्यादा लोग बस जाते हैं, जिससे जल संकट उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद कई बार अत्यधिक जल होने के बावजूद भी जल संकट होता है। उसका दूसरा कारण ये भी है कि जल प्रदूषण। हम लोग जो शहर में कल कारखाने हैं उससे जो वेस्टेज वाटर निकलता है वो नदियों में जाता है और उसका पानी इतना गंदा हो जाता है नदियों का कि वो यूज के लायक नहीं रहता है। आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में समाचार पत्रों में या अखबारों में या समाचार चैनलों में सुनते या देखते होंगे। ये है नदियों को शुद्ध करने का एक प्रोजेक्ट है। तो ये जो है नदियों के पानी को भी गंदा कर देता है, वो उपयोग लायक नहीं रहता। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं और रासायनिक उर्वरक के यूज से क्या होता है कि ये जो वर्षा का जल होता है यही ना भूमि के नीचे जाता है, कल के क्लास में हम पढ़े थे। तो ये इसमें जो है रासायन का मिलावट हो जाता है और फिर भूमिगत जल जो है ये भी प्रदूषित हो जाता है। बिहार में जो बहुत सारे इलाका ऐसे हैं जहाँ पे रासायनिक में रूप में पानी में आर्सेनिक पाया जाता है। आर्सेनिक
बिहार और बंगाल के पानी में ज़्यादातर मात्रा में प्रदूषित जो भूमिगत जल है, भूमि के नीचे वाले, उसमें आर्सेनिक पाया जाता है। और महाराष्ट्र और राजस्थान में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है पानी में। ये क्या होता है, हम लोग जो पॉल्यूशन फैलाते हैं ज़मीन पर, कृषि में जो है उर्वरा रसायन का प्रयोग करते हैं, उसी के कारण ये भूमि के नीचे वाला जल भी प्रदूषित हो गया है। तो जल तो है हमारे यहाँ, चापाकल में पानी भी आता है, लेकिन वो पीने लायक नहीं है और जल संकट की स्थिति है। नदियों की अगर हम बात करेंगे, जहाँ बात कर रहे थे, आप देखेंगे दिल्ली जैसा शहर, जब गर्मी का मौसम आता है तो वहाँ जल की समस्या होती ही होती है, लाइन लगा होता है जल के लिए। जबकि आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और नदियों में कितना पानी होता है, लेकिन फिर भी वो उसका यूज नहीं कर पा रहा है। इसका क्या कारण है? जल प्रदूषण। नदी का पानी इतना गंदा है कि उसका हम यूज ही नहीं कर सकते हैं, किसी टेक्नोलॉजी से उसको शुद्ध ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में पर्याप्त मात्रा में जल होने के बावजूद भी जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद है अत्यधिक दोहन। समय के बढ़ते मांग के साथ उद्योगों का बढ़ना तय है और जनसंख्या बढ़ रही है, तो जल का डिमांड बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इसीलिए अत्यधिक दोहन से और कृषि कार्य में भी हम लोग बराबर सिंचाई परियोजना बेसमय में भी, जैसे बरसात का मौसम नहीं है फिर भी बरसाती मौसम वाला जो अनाज है उसको उपजाना है, तो हम लोग कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। इसमें भी अत्यधिक जल का दोहन होता है और ऐसे में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इस सारे समस्या से आपको एक बात समझ में तो आ ही गया होगा कि जल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इम्पोर्टेंट है तो इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है हम चर्चा करेंगे जल संरक्षण पर। जल संरक्षण की बात करेंगे हम लोग। जल संरक्षण में ऐसा नहीं कि आज ही हम लोग बात कर रहे हैं, पुराने समय में भी लोग जल संरक्षण विभिन्न तरीकों से अपने अपने हिसाब से करते थी। पहाड़ी इलाकों में जल के संरक्षण के लिए एक नाली नदियों के किनारे से एक नाली बनाकर ले जाया जाता था, जिसे गुल या कुल कहा जाता था। हिमाचल प्रदेशों में ये ज़्यादा प्रचलित थी। अपने यहाँ भी है कि एक छोटा सा वो नहर की तरह खींच के ले आते हैं, उसको धार कहते हैं। तो नदियों में जब जल आता था तो वो इस कुल या गुल के रास्ते से सिंचाई कार्य में हम लोग प्रयोग लेते थे, ताकि भूमिगत जल का जो है बचाव हो जाता था, है ना। उसके बाद राजस्थान में, चूँकि शुष्क प्रदेश है, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, तो यहाँ पे क्या होता था कि जल के संरक्षण के लिए, यानी वर्षा जल के संरक्षण के लिए जगह जगह पर गड्ढे खोदे जाते थे, जिसको जैसलमेर के आसपास खादीन और अन्य शहरों में जौहर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये पुराने समय में भी होता आ रहा है। लेकिन क्या इन्हीं तरीकों से जल संरक्षण हो पाता? तो आधुनिक समय के साथ साथ जल संरक्षण की आधुनिक विधियां भी प्रचलित हुई, और इसके लिए सबसे पहले सरकार ने सन 1987 में याद रखिएगा, जल नीति बनाई, और इसी के तहत इस बात का उल्लेख किया गया कि जल के संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए। और इसी नीति को सन 2002 में परिवर्तित करके जल नीति 2002 नाम दिया गया। जल नीति 2002 नाम दिया गया, और इस जल नीति में 3 तरह की बातें सामने आई। पहला, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, यानी जल जहाँ पे उपलब्ध है उसको समाप्त नहीं होने देना है, उसकी उपलब्धता को बनाए रखना है। दूसरा फैक्ट था कि जल को प्रदूषित होने से बचाना। ऐसे अभी देख रहे थे प्रदूषण के कारण जल की समस्या होती है, तो कहा गया कि जल को प्रदूषित होने से बचाना है। और तीसरा जो कारण था वह है प्रदूषित जल को स्वच्छ करके उसका उपयोग करना। ये जो प्रदूषित जल है, ऐसा टेक्नोलॉजी लगाएं, इसको स्वच्छ करके हम लोग उपयोग में लाएं। तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। तो इसमें पहला काम किया था कि भूमिगत जल का पुनर्पूर्ति, रिसाइकिल होना चाहिए भूमिगत जल, और इसके लिए सरकार ने वृक्षारोपण,
मतलब रिसाइकल अगर हम करेंगे भूमिगत जल का, तो उसमें वृक्षारोपण, मतलब वृक्षारोपण होगा तो वर्षा अधिक होगी, वृक्षों से वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होती है और भूमिगत जल में इजाफा होगा। उसके बाद खेती में कहा गया कि हम लोग रासायनिक के जगह जैविक खाद, जैसे गोबर से बना हुआ खाद, तो जैविक खाद यूज करें, जिससे क्या होगा, वर्षा का जो पानी है दूषित होकर नीचे नहीं जाएगी और जल में ये जो आर्सेनिक और फ्लोराइड की जो समस्या होती है ये नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से पहला था भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, रिसाइकल प्रक्रिया होनी चाहिए। ये जो पॉलीथीन पर रोक है, इसी में एक कारण है। ये जो पॉलीथीन है ये जो क्या करता है, इस पर रोक क्या है, पॉलीथीन बहुत जल्दी जो है अपघटित नहीं होता है। तो ये पृथ्वी में जब से हम जमीन में दबा देते हैं तो इसका एक लेयर बना लेता है, और जो भूमिगत जल है, जो वर्षा का जल है, वो जब नीचे जाता है तो ये पॉलीथीन की लेयर को पार नहीं कर पाता है और वहाँ तक लेयर तक नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए भूमिगत जल रिचार्ज नहीं हो पाता, मतलब एक चक्र नहीं पूरा हो पाता है। यही कारण है कि नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद भी जल संकट उत्पन्न हो रहा है। जबकि हम लोग पढ़े हैं कि नवीकरणीय संसाधन बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है। दूसरा लगाया गया कि जल संभर का प्रबंधन करके, मतलब जगह जगह पर तालाब और गड्ढे बना करके हम वर्षा जल को संरक्षित करेंगे, है ना। तो उसका प्रबंध करके भी हम जल को बचा सकते हैं। अभी बिहार में हाल में ही एक योजना पहले भी लागू होती रही है, लेकिन हाल की जो योजना है आप सभी को पता होगा, जल जीवन हरियाली अभियान, है ना। मानव श्रृंखला भी बना था, आप लोग शायद भाग लिए होंगे। तो इसका ये कारण ही है कि जल, भूमिगत जल जो है, इसमें क्या हुआ कि पुराने कुआं, पुराने तालाब के उद्धरण की बात की जा रही है और वृक्षारोपण की बात की जा रही है, ताकि जल का जो सोर्सेज है, वर्षा जल है, वो तालाबों में संगठित, क्योंकि आज के दौर में हम लोगों ने क्या किया, तालाबों को भर भर के घर बनाना शुरू कर दिया या भर दिया, और कुओं को भी भर दिया। तो ये जो बारिश का जल है वो रिसाइकल नहीं होता और ज़मीन पक्का हो गया है, ढलाई हो गया हर जगह, तो पानी जा ही नहीं पाता है नीचे। तो इसीलिए पुराने कुओं को, पुराने तालाबों को इस योजना के तहत जगाया जा रहा है। उसके बाद था कि तकनीक का विकास, हम लोग ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास करें जिससे कम जल में अधिक से अधिक काम हो जाए। तो आप कहेंगे इसके लिए कैसा टेक्नोलॉजी सर, उदाहरण देकर के बताइए। जैसे कि पहले सिंचाई होती थी पाइप लेकर के, है ना, कि पानी खेत में दे दिए। अभी आप एक नया तकनीक देखे होंगे, जहाँ खेती होती है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिंचाई। स्प्रिंकलर मतलब एक पाइप लगा होता है, उससे फुहार से ऐसे करके बारिश होती रहती है। तो इससे क्या होता है कि कम पानी में पौधों को ज़्यादा ज़मीन में पटवन हो जाता है और पानी का भी कम से कम यूज होता है। तो इस तरह के तकनीक जो है, ऐसे तकनीक बनाते हैं जिससे गंदा पानी को स्वच्छ कर सकते हैं। तो इस तकनीक के सहारे भी हम लोग जल का संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो वर्षा जल है ना, प्राकृतिक जल, इसके संरक्षण के लिए भी बहुत सारे परियोजना, बहुत सारे नियम लगाए गए हैं। खासकर अपने बिहार में तो उतना संकट नहीं होता है, लेकिन राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में जहाँ वर्षा बहुत कम होता है, वहाँ वर्षा जल का इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक है। तो वहाँ जब भी वर्षा होता है, घरों की संरचनाएं ऐसी बनाई गई हैं, उसमें जैसे अपने यहाँ छत से ना क्या होता है, पानी ऐसे चारों तरफ बहते रहता है, तो वहाँ नाली बना दिया गया और नाली से वो पानी जो है पाइप के सहारे एक जगह आता है और घर के दूर कहीं गड्ढा बना करके उसमें वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। तो इस तरह से वर्षा जल को बचा करके भी जल का संग्रहण किया जाता है और कहीं कहीं पे नहरों का निर्माण करके भी नदियों के जलों को बरसात के मौसम में खेतों तक लाने का प्लान बनाया जाता है, ताकि बरसात के मौसम में नदियों के जलों से अधिक सिंचाई का प्रबंध कर पाएँ और ये जो भूमिगत जल है उसका सिंचाई में प्रबंध करने से रोकें। इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि जल संसाधन में बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या लाभ होते हैं और इसका विरोध क्यों हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जल संरक्षण, जल संकट क्या है और जल संकट किन किन कारणों से होता है। फिर हमने देखा कि जल संरक्षण क्या है, जल संरक्षण के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए। और जल संरक्षण के लिए क्या क्या पहले पहल होती थी और आज के दौर में
क्या क्या पहल की जा रही है, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। आशा है आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और आप पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं, इसका पार्ट 1, तो आप ज़रूर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लें। और अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें। तब तक के लिए ओके, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, गुड डे एंड टेक केयर।